So beta, after preparation methods of preparation of the aldehydes and ketones, we are going to discuss the important part, that is the chemical reactions or chemical properties. बट उससे पहले हमें जरूरी सीखना है रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स वर्सेस कीटोन्स। उसमें हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्लास ऑफ रिएक्शंस जो है एक कंपाउंड्स जो दिखाते हैं वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है बेटा ये हाईली रिएक्टिव है केमिकली। इसका क्या वजह है? इसका वजह है इनमें है एक पोलर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद। पोलर कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है बेटा, हम सबको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है कार्बन से, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर है वो ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा ऑक्सीजन की जानिब। उस वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सेंटर क्रिएट होगा और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो जाएगा। इस हाई पोलैरिटी, इस हाई पोल डाइपोल मूवमेंट को हम एक बड़ा रीजन मानते हैं फॉर द हाई रिएक्टिविटी ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हमें ये भी देखना है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन, एल्डिहाइड्स की कीटोन्स कौन है, ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल क्लास फंडामेंटल प्राइमरी रिएक्शंस एक कंपाउंड्स दिखाते हैं बेटा वो क्या है। सबसे पहले आप देखिए किस बात से हमने शुरू किया। हमने बताया कि जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है ये दोनों हाईली रिएक्टिव है। क्या बेटा ये है हाईली रिएक्टिव। इसका क्या वजह हाई रिएक्टिविटी का? पोलैरिटी। इसका रीजन जो है ना बेटा, इसका रीजन है पोलैरिटी या हाई डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी बेटा या हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है बेटा। कैसी पोलैरिटी? देखिए बेटा, जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, इसलिए इस पे आएगा डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। वो आएगा ना बेटा, ठीक है। इवन हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं, इट विल बी समथिंग लाइक अज्यूम कि इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ऑक्सीजन की जानिब जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। किसी भी सूरत में कार्बोनिल ग्रुप का जो हाई डाइपोल मोमेंट है ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बनाता है। वो समझते हैं ना आप, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर फंडामेंटल या प्राइमरी क्लास ऑफ रिएक्शंस देखा जाए वो क्या है बेटा? कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन दिखाता है फंडामेंटल या प्रिंसिपल क्लास ऑफ रिएक्शंस? वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे, यानी कि मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड है, पोलर अनसैचुरेटेड है कि नॉन पोलर अनसैचुरेटेड है। सपोज बेटा हमने अल्कीन्स पढ़े हुए हैं से लोअर क्लासेस में, अल्कीन्स में सैचुरेशन है, वहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है, जबकि अल्कीन्स में, अल्काइन्स में मल्टीपल बॉन्ड की वजह से एडिशन रिएक्शंस, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस प्रिंसिपल क्लास ऑफ रिएक्शंस है। गरज जहां पे मल्टीपल बॉन्ड होता है बेटा, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहां पे एडिशन रिएक्शंस ही प्रिंसिपल क्लास ऑफ रिएक्शंस है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक हमारे पास जो एडिशन रिएक्शंस है बेटा, उनके हमारे पास टाइप्स है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। एग्जैक्टली कौन सी एडिशन हो जाएगी वो डिपेंड करती है पोलैरिटी पे। अगर बेटा आपका अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल पोलर है और इस तरह का पोलर है कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उस वक्त जो बेटा टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। बिकॉज़ जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, उस पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करेगी। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का क्या नाम है बेटा? न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पीशीज है जो पॉजिटिव सेंटर या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर में बेटा अटैक करता है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बताएंगे, अगर को मुझे एग्जाम में पूछा जाता है प्रिंसिपल या फंडामेंटल क्लास ऑफ रिएक्शंस क्या दिखाएंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मेरा जवाब क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। व्हाई एडिशंस? बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड, बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। एडिशन का वजह ये है। व्हाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस? बिकॉज़ आवर कार्बन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, है ना बेटा, इवन इफ ऑक्सीजन कैरीज नेगेटिव चार्ज, लेकिन जो बॉन्ड थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल बनता है बेटा, वो कार्बन का दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ बन जाएगा। ये बेसिकली वेरीफाइड है थर्मोडायनामिकली, ठीक है। कुल मिला के हमने क्या बताया, जो हाई रिएक्टिविटी, जो हाईली रिएक्टिव नेचर है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का बेटा, वो हाई डाइपोल मोमेंट की वजह से है, हाई पोलैरिटी की वजह से है, और जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है बेटा वो न्यूक्लियोफिलिक
कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस याद रखिए, नोट करिए बेटा। जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, वो क्या बेटा, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस है। क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस है? क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूक्लियोफिलिक इसलिए। क्यों एडिशन? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है। जहां पे डबल बॉन्ड होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां पे एडिशन ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कि फ्री रेडिकल एडिशन है, वो रिएक्शन सबस्ट्रेट जो हमारे पास है उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। जहां पे पोलैरिटी हो बेटा, इस तरह की पोलैरिटी कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज है बेटा, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होगा। अब अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन हम करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस वजह से है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। हम बताएंगे ना बेटा, गौर से सुनिए, हम बताएंगे ना, वो कोई भी फैक्टर, वो कोई भी फिनोमेनन, वो कोई भी इवेंट जो भी बेसिकली कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और रेज करेगा, वो सबस्ट्रेट को ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा ससेप्टेबल बनाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को। तो बेटा बात याद रखिए आपने, हमारा बिलीफ, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, यही न्यूक्लियोफिलिक अटैक का रीजन है। तो रूल सिंपल है, वो कोई भी फैक्टर, वो कोई भी फिनोमेनन, वो कोई भी चीज जो बेसिकली कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ावा देगा और इंक्रीज करेगा बेटा, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट को इंक्रीज करेगा। अगर देखा जाए एल्डिहाइड्स वर्सेस कीटोन्स में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के लिए, वो है एल्डिहाइड्स ज्यादा कीटोन्स के कंपैरिजन में। तो बेटा क्या याद आपने रखा, जो एल्डिहाइड्स हमारे पास है RCHO, इनका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा कीटोन्स के कंपैरिजन में, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। और इसको हम जस्टिफाई करेंगे, इसको हम जस्टिफाई करेंगे कुछ रीजन से। फिलहाल के लिए हमने क्या याद रखा, जनरल में एल्डिहाइड्स ही ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन्स से। इसके अगर हम रीजंस देखेंगे बेटा, एल्डिहाइड्स वर्सेस कीटोनिक, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्टिविटी जब मैं कंपेयर कर रहा हूं, क्या रूल मैंने बताया आपको, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव केमिकली एज कंपेयर टू कीटोन्स टुवर्ड्स व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। व्हाट आर द रीजंस? पहला रीजन जो बेटा है वो है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब हमें समझाएं उसका क्या मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट का, बेटा मैं आपको समझाने वाला हूं। अब देखिए बेटा स्ट्रक्चर, अब देखिए एल्डिहाइड कीटोन का। ये मेरा जो, सपोज मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, और यहां से बेसिकली ग्रुप्स इसको क्या हो सकते हैं, एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है और हाइड्रोजन हो सकता है। अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है तो दोनों हाइड्रोजन्स है। लेकिन अगर मेरे पास कीटोन है, कीटोन में जरूरी होना चाहिए ना, कीटोन में जरूरी होना चाहिए दोनों ग्रुप्स जो कार्बन पे है ना, वो अल्काइल या एराइल होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कीटोन में इस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम हो। अब देखो बेटा, ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव है ना पोलैरिटी यहाँ पे। अब हमें क्या पता है, वो कोई भी फैक्टर जो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा या ज्यादा करेगा, अगर ज्यादा करेगा तो बेसिकली रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, अगर कम करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। अब देखो बेटा, कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स खसलत से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले होते हैं। अब देखो ये कार्बन है ना, ये कार्बन, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ज्यादा एल्डिहाइड का कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वजह क्या है, बिकॉज एल्डिहाइड में एक ही अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ सकता है कार्बन की जानिब, जबकि कीटोन्स में दो ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन्स से। व्हाई सो? बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीज जो है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेटा, वो कीटोन्स में ज्यादा है। उस इंडक्टिव इफेक्ट के चलते जो कीटोन का कार्बन है बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो कंपनसेट हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा रेडिली कीटोन के कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, वो एल्डिहाइड के कार्बन पे बेटा ज्यादा रेडिली अटैक करेगा। बात बेटा समझ में आई ना? सो व्हाट्स दिस ऑर्डर, यानी कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। और एल्डिहाइड्स में फॉर्मल्डिहाइड जो है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बिकॉज़ फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है जो बेसिकली इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर सके। सो जनरल में फॉर्मल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव, फॉर्मल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, followed by other aldehydes and then finally ketones। ये हो गया एक वजह for the high reactivity of
aldehydes than ketones towards the nucleophilic additions. सेकंड वजह जो है बेटा, सेकंड रीजन जो है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब हो गया? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब हो गया रुकावट पैदा करना, किसके लिए? आने वाले न्यूक्लियोफाइल पे। वो किस पे डिपेंड करता है? वो मॉलिक्यूलर डायमेंशन पे डिपेंड करता है। जितना बेटा आपके मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा, बड़े ग्रुप्स होंगे, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को खतरा रहेगा, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को हिंड्रेंस पैदा होगी, रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस पैदा होगी अटैक के लिए। आप खुद देखो कीटोन में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, कीटोन में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा है बेटा एज कंपेयर्ड टू एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में तो सबसे कम है, इनकी वंस अगेन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा वो यही रहेगा। कोई भी एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, और तमाम में बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट का यही है रूल, क्या जितने बड़े अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतने आने वाले न्यूक्लियोफाइल को दुश्वारी होगी हमला करने में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे। तो बेटा यही वजह है कि वहां पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है लेस होगी एज कंपेयर्ड टू जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। किस एल्डिहाइड में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है? फॉर्मल्डिहाइड में। यही वजह है कि फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस में। तो ये हो गया बेटा क्या रूल। फिलहाल हमने बताया एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर reactive than the aliphatic ketones. The reasons are two. First one was the electron releasing effect of the alkyl groups. Second one was the steric hindrance of the same alkyl groups. इसके बाद हम देखना चाहेंगे reactivity of the aliphatic versus aromatic aldehydes and ketones बेटा। हाँ, सो बेटा अभी हम देखेंगे अब रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक वर्सेस एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सिंपल, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है ना बेटा वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर्ड टू द एलिफेटिक एनालॉग्स। उसका क्या वजह है? उसका वजह है जो रिंग है ना, बेंजीन रिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स में वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाली है इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। उस वजह से जो कार्बोनिल कार्बन है ना बेटा उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि रिंग जो है ना वो प्लस आर दिखाती है, जबकि जो कार्बोनिल ग्रुप है चाहे वो एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक है वो माइनस आर दिखाता है। रिंग का तो डबल नेचर है, रिंग कभी प्लस आर इफेक्ट आपको दिखाएगी, कभी माइनस आर इफेक्ट दिखाएगी। जब बेटा रिंग पे था फिनोल्स में ओएच, तब फिनोल ग्रुप क्या दिखा रहा था? वो प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा था। रिंग क्या दिखा रही थी? माइनस आर इफेक्ट। लेकिन जब आपके पास रिंग में एल्डिहाइड ग्रुप हो या बेटा कीटोनिक ग्रुप है उस वक्त रिंग प्लस आर दिखाएगी, इलेक्ट्रॉन्स यहां से ही छोड़ देगी ग्रुप की जानिब, यानी कि जो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है वो माइनस आर का रोल अदा करेंगे। इसका मतलब है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन में जब इलेक्ट्रॉन्स रिंग से बाहर चलेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेज करेंगे ना, किस पे बेटा? कार्बोनिल कार्बन पे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेज हो गई कार्बोनिल कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक का बुनियादी वजह था वो कम हो जाएगा ना। न्यूक्लियोफाइल तो चाहता है ना कि मैं उस जगह अटैक करूं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। जब रिंग के प्लस आर ने या एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप के माइनस आर ने बेसिकली कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम किया बेटा, उसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल को तो थोड़ा सा रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि मैंने क्या बताया आपको, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है बेटा वो लेस रिएक्टिव है as compared to the aliphatic aldehydes and ketones. Was a reason? The reason is basically plus or effect of the ring or minus or effect of the carbonyl group. है ना बेटा ऐसे। So जनरल में हम क्या बताएंगे, जो हमारे पास एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है, हाँ इवन फॉर्मल्डिहाइड जो हमारे पास है, फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है किसी भी एलिफेटिक एल्डिहाइड से। इसके बाद नंबर आएगा कीटोन का, वो आएगा ना बेटा, कीटोन का नंबर आएगा, मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, कीटोन का नंबर आएगा। इसके बाद किसका नंबर आएगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड। सपोज मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, उसका यानी बेंजल्डिहाइड क्या है? लेस रिएक्टिव। इवन अगर अब हमारे पास एरोमेटिक कीटोन है, ऑब्वियसली कीटोन्स तो पहले लेस रिएक्टिव है, यानी कि अब इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा कोई एरोमेटिक कीटोन, जैसे हमारे पास एसिटोफिनोन है COCH3 वो है ना बेटा। इवन अगर हमारे पास दो अल्काइल एराइल ग्रुप्स है, डायएराइल कीटोन्स लाइक बेंजोफिनोन तो सबसे कम रिएक्टिव होंगे। व्हाट्स द रीजन? क्योंकि वहां पे दो रिंग्स होंगे ना बेटा, वहां पे दो रिंग्स होंगे। मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूं, डायएराइल कीटोन्स में जो हमारे पास आएगा बेंजोफिनोन, यू कैन शो दैट लाइक दिस। कुल मिला के आपकी क्या बात याद रखिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों है ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू द एरोमेटिक वंस।
और उनमें जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है वो ज्यादा रिएक्टिव है एरोमेटिक कीटोन से, और जो डायएराइल कीटोन है वो सबसे कम रिएक्टिव है ना बेटा। फिलहाल के लिए एलिफैटिक वर्सेस एरोमेटिक का जो इमीडिएट रीजन है वो क्या, रेजोनेंस। अगर आप बेंजाल्डिहाइड की रेजोनेंस देखोगे, गौर से देखिएगा बेटा, बेंजाल्डिहाइड में रेजोनेंस, ये हमारे पास पाई बॉन्ड्स है कि नहीं, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, ये बेंजाल्डिहाइड को छोड़ कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है। हमको पता है ना पहले सी डबल बॉन्ड पोलर है, ये डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो रिंग है ना वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है, यानी कि रिंग का जो इफेक्ट है वो प्लस आर है, जबकि इसका इफेक्ट माइनस आर है। जब ये बाय इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मुड़ जाएंगे, इमीडिएटली हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा बेटा वो गौर से देखने की बात है, ठीक है। ऐसे देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी जगह सही सलामत, इनको तो कुछ नहीं हो गया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड क्रिएट हो गया। जो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना वो रिंग वाले कार्बन की वजह से मत है, वो है ना कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। तो ये है ना बेटा यहाँ पे O नेगेटिव। अब आप क्या देख रहे हैं, जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था इस वाले स्ट्रक्चर में है ना बेटा, रेजोनेंस के चलते वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम हो गई है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि ज्यादा, सही है कम हो जाएगा, बिकॉज जो रीजन था वो रीजन ही खत्म हो गया है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बेसिकली अगर होता तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा रेडीली होता, ज्यादा फिजिबल होता, लेकिन रेजोनेंस जो रिंग का है, जो रिंग का प्लस आर इफेक्ट है या इस ग्रुप का खुद का माइनस आर इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब पुल करता है, वो रीजन बन गया बेसिकली लेस रिएक्टिविटी ऑफ द एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स एज कंपेयर्ड टू द एलिफैटिक वंस। इसके बाद अब और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, वो बनाएं अब या ना बनाएं, लेकिन रीजन तो यहाँ है ना बेटा। जो नया स्ट्रक्चर हमारा होगा, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, है ना बेटा, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ओवरऑल क्या दिख रहा है, वंस अगेन कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से वो कम दिखती है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक लेस रेडिली होगा, वो है ना बेटा। इसके बाद आप फर्दर एक और स्ट्रक्चर बनाओगे, उसमें भी आपको कार्बन की यही हालत मिलेगी। ज्यादा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मुझे बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन इतना तो हमारा बिलीफ है कि देखो कि कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो बेसिकली कंपनसेट होगी प्लस आर इफेक्ट की वजह से। यही वजह है कि हमने बताया जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स कीटोन्स है वो ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू द एरोमेटिक काउंटरपार्ट्स। व्हाई सो, यहाँ पे आपके सामने रीजन है। इन एडिशन टू दिस हमने बताया कि जो डायएराइल कीटोन्स है वो तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, बिकॉज़ वहां पे तो रेजोनेंस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहेगा, है ना बेटा। इसमें सबसे ज्यादा डायफिनल कीटोन में सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहेगा रेजोनेंस का, इसलिए ये सबसे लेस रिएक्टिव हो गया। सो दिस वाज द प्रिंसिपल क्लास ऑफ रिएक्शंस। व्हाट आर नाउ द प्रिंसिपल क्लास ऑफ रिएक्शंस शोन बाय एल्डिहाइड कीटोन्स? Nucleophilic additions was a reactivity trend. Reactivity trend is aldehydes. Aliphatic aldehydes are more reactive as compared to the aromatic, as compared to the aliphatic ketones. What is the trend between the aliphatic versus aromatic? Aliphatic are more reactive as compared to aromatic. The reason is the plus R effect of the ring. This was basically introduction to the reactivity of the aldehydes and ketones. Now we are going to discuss exactly what the reactions they are going to show. So after discussing the reactivity of aldehydes versus ketones, what is now important, that is reactions. अब हम exact reactions देखेंगे। Reactions जिसको हम chemical properties भी बताते हैं, reactions as well as chemical properties, है ना बेटा, aldehydes and ketones की। किसी भी ऑर्गेनिक क्लास को समझने के लिए हम पहले क्या करते हैं, रिएक्शंस को समझने के लिए जैसे हम करते आए, चाहे हमने अल्कोहल में देखा या फिनॉल में देखा, वहां पे हम एक लिस्ट बनाते हैं पहले रिएक्शंस का, देखा बनाते हैं ना। यहाँ पे हमें मेजर रिएक्शंस का लिस्ट बनाएंगे, फिर हम एक एक करके वो स्टडी करेंगे। वो बात मेरा समझ में आई ना। जो नंबर 1 रिएक्शंस हमारे पास है, जो नंबर A रिएक्शंस दिखाते हैं कौन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। न्यूक्लियोफिलिक जो हमने पहले भी देखा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस across C double bond O. This is the first reaction. दूसरी जो रिएक्शन हमें पढ़नी है, that will be nucleophilic additions followed by elimination of water molecule या replacement of carbonyl oxygen. Nucleophilic additions या nucleophilic addition reactions followed by loss of
वाटर मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये अलग हम पढ़ेंगे, या उस वक्त मैं आपको बताऊंगा रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन बेस को हम बताएंगे। टाइप सी जो आपको पढ़ने हैं बेटा वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किन चीज की? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। उसके बाद आपको जो पढ़ना है रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे पढ़ना है दैट इज मिसलिनियस रिएक्शंस। ये पार्ट सबसे बड़ा रहेगा, मिसलिनियस रिएक्शंस, है ना। इसमें स्पेशल रिएक्शंस पढ़ने हैं, जैसे अल्कोहल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, अरेस्ट। ठीक है बेटा, फिलहाल हम क्या करेंगे, हम नंबर 1 से शुरू करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अक्रॉस सी डबल बॉन्ड ओ। सो बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स के नंबर 1 रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अक्रॉस सी डबल बॉन्ड ग्रुप। यूजुअली क्या होता है जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन का जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं ना, हम उसका मैकेनिज्म उसके बाद करते हैं, लेकिन इस वाले केस में आपको मैकेनिज्म पहले सीखना पड़ेगा। इजी है। जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस अक्रॉस सी डबल बॉन्ड होते हैं ना बेटा, ये 2 टाइप्स के मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करता है। एक बेसिक मीडियम में जो ज्यादा कॉमन है, इसलिए मैं पहले बेसिक मीडियम मेंशन कर रहा हूं, उसके बाद एसिडिक मीडियम में, यानी कि 2 मीडियम में हो सकता है। कौन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अक्रॉस सी डबल बॉन्ड, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म है, एक है बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म, दूसरा एसिड कैटालिसिस मैकेनिज्म। मैकेनिज्म्स यहां पे पहले ही सीख के रखने हैं, उसके बाद हम रिएक्शंस पे जाएंगे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स एक्चुअली of this very reaction. One is base catalyzed mechanism, पहले ये सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे क्या? acid catalyzed mechanism. This is very easy बेटा। बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म यूजुअली हम उस वक्त यूज करते हैं जहां पे न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास वो फ्री नहीं है, वो बाउंड है, वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाता है। तो कॉमन सेंस है कि अगर ऐसा है तो न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, स्ट्रेंथ में उसका अटैक करने की कैपेबिलिटी जो कम हो जाएगी। तो बेस का मकसद ही है कि बेसिकली हम रिएक्शन की रफ्तार को, रेट को एक्सेलरेट करें। तो बेस हम इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, होता क्या है इस पर्टिकुलर केस में, सबसे पहले जो बेस हमारे पास है, आई अज्यूम कि बेस इज बी, या बी विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बी विद अ नेगेटिव चार्ज, है ना बेटा। बिकॉज़ जैसे हमारे पास OH नेगेटिव है, हमारे पास बेस या कोई भी स्पीशीज हमारे पास बेस है जो फॉलो करेगी बेसिकली लेविस बेस कांसेप्ट को। और मेरे पास मॉलिक्यूल ऐसा है HNU, NU है ऐसा कि जो न्यूक्लियोफाइल है, रियल न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक कर, लेकिन ये बाउंड है हाइड्रोजन के साथ। बेस क्या करेगी? एब्स्ट्रैक्ट करेगी हाइड्रोजन को अपने साथ, यानी कि निकालेगी हाइड्रोजन को एज H पॉजिटिव। इसके इलेक्ट्रॉन्स हम जाएंगे इस पे, वो है ना बेटा। यहां से क्या हो जाएगा, कोई स्पीशीज BH बनेगी और साथ में बनेगा फ्री न्यूक्लियोफाइल। क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। ये BH सपोज मैं मानूंगा ये जो B है ना, ये B नेगेटिव, ये OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव हम सबको पता है हाइड्रोक्साइड आयन फेमस बेस है ना बेटा। यहां से मान लेंगे ये हाइड्रोजन साइनाइड कंपाउंड है। साइनाइड आयन बेटा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये बंद है, ये बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, इसको फ्री करना है। फ्री करेगा अगर ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव को, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसकी जानिब, है ना बेटा। यहां से साथ में क्या मिलेगा? इनफैक्ट अगर एसएन की बात हो रही तो रिवर्सिबल उस वक्त होगा ये, है ना बेटा। यहां से Cn नेगेटिव मिलेगा, Cn नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। साथ में मिलेगा वाटर, व्हाटएवर। यहां पे जो साइनाइड था ना बेटा, वो फंसा हुआ था, उसका बॉन्ड था इसके साथ, है ना। यहां पे जो अटैक करने की कैपेबिलिटी थी ना, वो कम थी, इसको फ्री कर दिया बेस ने, साइनाइड। ये अब हमारे पास अच्छा खासा स्ट्रेंथ का न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसका मैकेनिज्म है स्टेफल्स।
स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियोफाइल ऊपर बनाना, ये वाला जनरल न्यूक्लियोफाइल, पर्टिकुलर हो गया जनरल न्यूक्लियोफाइल बनाना, बेटा ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा? क्योंकि वहीं पे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना, न्यूक्लियोफाइल खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा स्टेप 1 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल पड़े या कार्बोनिल पड़े, एक ही बात है, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा ये, इनफैक्ट हम यूजुअली न्यूक्लियोफाइल के अटैक को बैक साइड से दिखाते हैं, क्योंकि सामने से रिपल्शन का खतरा रहता है ना। न्यूक्लियोफाइल को सामने जो है वो रुकावट पैदा करेगा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का, इसलिए न्यूक्लियोफाइल चुपके से पीछे से अटैक करेगा इस पे। जो ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन की वैलेंसी तजावुज करेगी मैक्सिमम को, वैलेंस को 4 को, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे बेटा ऑक्सीजन की जानिब, जिसको हम 11th क्लास में बता चुके हैं, माइनस ई इफेक्ट। क्या बता चुके हैं? माइनस ई इफेक्ट। तो इमीडिएटली यहाँ पे क्या चीज मिलेगा, यहाँ पे एक रेडिकल एनायन मिलेगा। आप न्यूक्लियोफाइल को ऐसे दिखाएं, ठीक है बेटा, इसको इवन ऐसे दिखाएं अगर 3 डायमेंशनल पिक्चर की बात करेंगे, ठीक है बेटा। कोई टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, कोई बियॉन्ड द प्लेन है। सो क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से क्यों अटैक करेगा? क्योंकि सामने जो ऑक्सीजन है ना, उसको नेगेटिव चार्ज जो इसका वो रिपल करेगा न्यूक्लियोफाइल को, बिकॉज़ न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, इस ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन रिचनेस से ही वजह कि बेटा न्यूक्लियोफाइल के पास जो ऑप्शन है वो बैक साइड अटैक है, रियर अटैक है। यहाँ पे एक रेडिकल एनायन मिलेगा, और मिलेगा ना। बेसिकली रेडिकल एनायन कैसे मिला? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की जानिब, इसको हम माइनस ई इफेक्ट बताते हैं। एक्चुअली क्या हो गया, जब न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, वैलेंसी को प्रिजर्व करने के लिए हमारे को जो हासिल हो गया वो एक रेडिकल एनायन हो गया। मैं अज्यूम करता हूं ये H है या कोई ग्रुप, अगर मैंने यहाँ से कोई ग्रुप नहीं दिखाया मुझे दिखाने की जरूरत है नहीं। हाँ, जो मैं डैश डैश यूज करता हूं, मैं थोड़ा सा 3D पिक्चर का रेस्पेक्ट करता हूं, है ना बेटा। यूजुअली ऐसे केसेस में ऐसा होता है। ये हो गया स्टेप 1 किस चीज का, जो अटैक हमने कराया न्यूक्लियोफाइल का कार्बन ग्रुप कार्बन पे। इस पे क्या, इसके बाद क्या हो जाता है बेटा, स्टेप 2 हो जाता है। स्टेप 2 में क्या हो जाता है, इजी है। स्टेप 2 में जो हमारे पास रिएक्शन वेसल में होता है ना, कोई कैटायन, सपोज वो H पॉजिटिव ही हो, हकीकत में ये जो हमारे पास मिला ना BH, उसी से H पॉजिटिव वापस लाएगा, या जो यहाँ से हमने वाटर यहाँ पे मिला उससे H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, या इवन वो कोई और कैटायन भी हो सकता है, वो अब हमला करेगा इस वाले स्पीशीज पे, है ना बेटा। यानी कि अटैक हो जाएगा, अटैक ऑफ पॉजिटिव स्पीशीज ऑन व्हाट, ऑन ऑक्सीजन। ऑन ऑक्सीजन कौन सा, ओ नेगेटिव जो ऊपर हमारे को बेटा हासिल हुआ ना, उसी पे अटैक हो जाएगा, है ना। वो हम सीधे यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, हम ऐसे दिखा सकते हैं, या दोबारा भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज, आई में अज्यूम H पॉजिटिव, अब सिंपली फास्ट अप में अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और हमारे को मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, हमारे को मिलेगा बेटा एक फाइनल प्रोडक्ट जो आप ऐसे दिखा सकते हो। ये क्या हो गया, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या हो गया बेटा, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहला स्टेप हो गया, अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे। इसके बाद वहां से जो रेडिकल एनायन मिला उस पे H पॉजिटिव ने अटैक किया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये है बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके बाद हम क्या देखेंगे, एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ बेटा, ऊपर मैंने आपको एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे मैं आ रहा हूं। ऊपर मैंने जब यूज किया ना, तो मैंने बताया हम बेस, तब हकीकत तो कैटालिस्ट हम इस वक्त यूज करते हैं जब हमारे को लगता है कि रिएक्शन की रफ्तार कम होगी, लेकिन मैंने मेंशन किया अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड है, फंसा हुआ है, उसकी वीकनेस मैनिफेस्ट हो जाएगी, उसको हम खत्म करते हैं जब हम न्यूक्लियोफाइल को आजाद करते हैं, है ना बेटा। यहाँ पे जो हमारे पास एसिड कैटालिसिस मैकेनिज्म है, इसमें क्या चीज होता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ में पहले बहुत वीक होता है न्यूक्लियोफाइल, यानी कि वो बाउंड है तो उसको आजाद करना है, वो स्ट्रेंथ में ही पहले ही वीक है। जैसे अमोनिया हमारे पास है, या अमोनिया का कोई डेरिवेटिव हमारे पास है, ठीक है बेटा। यानी कि हम बता सकते हैं कि एसिड कैटालिसिस मैकेनिज्म हम उस वक्त यूज करते हैं बेटा जहां पे न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ वीक नहीं है, वो वीकर है। वो बात है बेटा सब, वो वीकर न्यूक्लियोफाइल्स है एज कंपेयर टू व्हाट आर यूज्ड इन द बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म, तब जाके हम ये यूज करते हैं। इस वाले मैकेनिज्म में क्या चीज हो जाता है बेटा, जो हम एसिडिक मीडियम यूज करते हैं ना, वो सबसे पहले छोड़, सब कुछ साइड में छोड़, वो कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटोनेट करता है। क्यों प्रोटोनेट करता है? क्योंकि हमको पता है ना कार्बोनिल ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, नेगेटिव चार्ज है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेज्ड है, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले क्या हो जाता है इस स्टेप में बेटा, प्रोटोनेशन हो जाती है। पहले इसमें क्या हो जाती है, एसिड कैटालिसिस मैकेनिज्म में पहले क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाती है।
प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की जब प्रोटोनेशन हो जाएगी वहां से मिलेगा प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप। और मजे की बात है कि वो रेजोनेंस दिखाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O है ना, हमको पता है डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव है। हमने जो लो पीएच यूज किया है, क्या मतलब लो पीएच, जो हमने एसिडिक मीडियम यूज किया बेटा, उसके चलते यहाँ पे अटैक हो जाएगा, वो है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ से यहाँ। ये कार्बोनिल ग्रुप था, हमारे को इमीडिएटली मिला क्या बेटा, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप। सही समझे आप, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप। इसमें रेजोनेंस होगी। कैसे रेजोनेंस, जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है बेटा, ये पुल करेगा ना पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी जानिब, है ना बेटा, ऑक्सीजन में आग लग गई है, किस चीज की, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की, ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी जानिब। इमीडिएटली बेटा क्या चीज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप का रेजोनेंस स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। बेस्ट प्लेटफॉर्म है अब ये वीक न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। फुल चार्ज आ गया, फुल पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन कार्बोनिल कार्बन पे, अब कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल इसका फायदा उठा सकता है। इसके बाद क्या हो जाता है बेटा, इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद अटैक करता है, सिंपली अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे बड़े मजे के साथ, क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो गई है रेजोनेंस की वजह से। उसका इंटर्न रीजन क्या है बेटा, जो हमने प्रोटोनेशन कराई, प्रोटोनेशन हो गया, अटैक ऑफ H पॉजिटिव ऑन द कार्बोनिल ऑक्सीजन। सो इसके बाद क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन व्हाट, ऑन कार्बोनिल, कौन, पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बोनिल कार्बन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो क्या हो जाएगा, हम इधर से दिखा सकते हैं अटैक, रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए हो गया अटैक। ठीक है, तो बन गया प्रोडक्ट, क्या बन गया बेटा, प्रोडक्ट बन गया। मैं इसको NU दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, ये बैलेंस यहाँ से हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। समझते हैं फाइनल प्रोडक्ट किस चीज का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, किस मीडियम में बेटा, एसिडिक मीडियम में। अब क्या फर्क आपने देखी दो मैकेनिज्म्स में, हमने दो मैकेनिज्म्स में ये फर्क देखी कि जो बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म उसमें न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, जबकि जो एसिड कैटालिसिस मैकेनिज्म है उसमें न्यूक्लियोफाइल एंड में अटैक करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टू मैकेनिज्म्स, व्हाट बेस एंड एसिड कैटालिसिस मैकेनिज्म्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अक्रॉस सी डबल बॉन्ड हो। इसके बाद हम टिपिकल एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन अभी आपने क्या किया बेटा, अपनी मैकेनिज्म करके रखा, मैकेनिज्म देख के रखा। ठीक है, इसके बाद हम इनकी टिपिकल एग्जांपल जरूर देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अक्रॉस सी डबल बॉन्ड होगी। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस अक्रॉस सी डबल बॉन्ड का मैकेनिज्म। उसमें अब हमें क्या करना है, एग्जांपल्स देने हैं, बिकॉज़ मैकेनिज्म तो अधूरा है जब तक एग्जांपल्स आपके पास होंगे नहीं। तो हमारे पास जो नंबर 1 एग्जांपल है बेटा, दैट विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। आप इसको टाइटल कर सकते हैं, सब टाइटल इसको कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रोजन्स, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रोजन्स, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रोजन्स। क्या होता है बेटा, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन इस रिएक्शन में रेस्पॉन्स दिखाता है। ऑल एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक, एलिफैटिक, सब के सब HCN के साथ मिलते हैं बेस की प्रेजेंस में और बनाते हैं एक पॉलीफंक्शनल क्लास ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें साइनाइड ग्रुप भी होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, तभी जाके नाम है साइनोहाइड्रोजन्स। बाकी मैकेनिज्म वही है जो हमने एसिड बेस मैकेनिज्म में देखा। क्या चीज होता है बेटा, मैंने बताया, इसमें हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, रिएजेंट जो बेटा यूज करते हैं वो क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड हम यूज करते हैं। और मीडियम हम यूज क्या करते हैं, मीडियम हम यूज करते हैं बेसिक मीडियम है ना बेटा। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो HCl है ना बेटा, ये हाईली रिएक्टिव एक्चुअली सब्सटेंस है। इसको हम यूजुअली उसी वक्त बनाते हैं जिस वक्त जरूरत पड़ता है, इन सिटू प्रिपरेशन जिसको बताते हैं। हाउ बेसिकली हम सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड को डाइल्यूट HCl के साथ मिलाते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ, वहां से हमारे को क्या हासिल हो जाता है, HCl, यानी कि H के बजाय एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। साथ में हमें मिल सकता है सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने वहां से कौन सा अल्कली मेटल साइनाइड यूज किया है। ये कहलाता है क्या बेटा, इन सिटू प्रिपरेशन, इन सिटू
प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन साइनाइड। इसके बाद सीधे हम HCl क्या करते हैं, ऐड करते हैं किस चीज को, गिवन कार्बोनिल कंपाउंड को। सपोज हमारे पास गिवन कार्बोनिल कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड या कोई जनरल में कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास है HCl, किस मीडियम में, बेस हम यूज करेंगे, है ना बेटा। यहाँ से क्या हासिल हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन। क्या साइनोहाइड्रिन, एक तो साइनाइड ग्रुप होगा यहाँ पे और दूसरा OH ग्रुप होगा। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की बेटा, साइनोहाइड्रिन की। किसकी, साइनोहाइड्रिन की। वो समझते हैं इसमें कौन सा मैकेनिज्म होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अक्रॉस C डबल बॉन्ड इन बेसिक मीडियम, यानी कि सबसे पहले Cl नेगेटिव फ्री हो जाएगा बेस की प्रेजेंस में, फिर Cl नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे, वहां से एक रेडिकल एनायन मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, फिर उसके बाद H पॉजिटिव जो अटैक करेगा ऑक्सीजन में बनेगा साइनोहाइड्रिन, है ना बेटा। अगर हमारे पास ये फॉर्मल्डिहाइड होता, ये ना फॉर्मल्डिहाइड बेटा, हाँ फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास होता है फॉर्मल्डिहाइड, तो प्रोडक्ट का क्या नाम पड़ता, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये H और H, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास सपोज ये एस्टाल्डिहाइड होता, है ना, ये एस्टाल्डिहाइड होता, CH3 C डबल बॉन्ड H, एस्टाल्डिहाइड में HCl, in fact reaction is reversible, you can show it, ठीक है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा एस्टाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, क्या बनेगा बेटा, एस्टाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एस्टाल्डिहाइड ने दिया, एस्टाल्डिहाइड ने दिया एस्टाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इस तरह से एस्टोन आप लोगे, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस पे ऐड करेंगे HCl बेसिक मीडियम में, तो क्या मिलेगा बेटा, एसीटोन से मिलेगा, हाँ सही है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन आर व्हाट, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स having the cyanide as the hydroxyl functional group, वो ठीक है बेटा। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, एक सुनना। सो बेटा ऊपर जो हमने साइनोहाइड्रिन्स बनाए ना, इनकी सिंथेटिक यूटिलिटी, बड़ी सिंथेटिक यूटिलिटी है, एप्लीकेशंस है। यूजुअली हम साइनोहाइड्रिन से बनाते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बनाते हैं, या हम बनाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के है। यूजुअली हम टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, लैक्टिक एसिड जैसा सब्सटेंस, वो हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन से बना सकते हैं। तो सिंथेटिक इंपॉर्टेंस बेसिकली है काफी ज्यादा, सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है साइनोहाइड्रिन्स की। सपोज जो एसिटाल्डिहाइड से मैंने जो साइनोहाइड्रिन बनाया ना, एस्टाल्डिहाइड से साइनोहाइड्रिन जो बनाया, एस्टाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन याद है आपको, हाँ एस्टाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसको अगर आप हाइड्रोलाइज, सिंथेटिक एप्लीकेशन जहां तक है साइनोहाइड्रिन्स की, और इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को एस्टाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन को करोगे हाइड्रोलाइज एसिडिक मीडियम में, यानी कि पानी डालोगे एसिडिक मीडियम में, सिर्फ HCl यूज करोगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे पता क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा आपको CH3 CH COOH एंड OH, साथ में अमोनियम क्लोराइड मिलेगा बाय प्रोडक्ट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंस का कंपाउंड है, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ये काफी इंपॉर्टेंस का बायोलॉजी में, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। इस कार्बन में बेसिकली 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो हमने क्या बनाया, एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हमने कहां से बनाया, साइनोहाइड्रिन से। जो ग्रेट सिंथेटिक एप्लीकेशन है। एक और मैं बताऊंगा, सपोज आपको मेरे पास है एक कंपाउंड C डबल बॉन्ड OH, क्या है, बेंजाल्डिहाइड। इस बेंजाल्डिहाइड पे HCl ऐड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, ऐड HCl ऐड करेंगे। हाँ हम सबको पता है बेसिक मीडियम में क्या लिया हमने, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड हमने लिया।
इमीडिएटली क्या बनेगा, बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, राइट, सही बताया आप लोगों ने, बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन ऐसे लिखेंगे हम, CnOH, क्या है बेटा ये, बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, गुड। आप इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वाटर एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एसिड बनता है COOH and OH, ये भी हाइड्रोक्सिस है, इसका नाम है मैंडालिक एसिड, क्या बेटा, मैंडालिक एसिड, इसकी भी काफी इंपॉर्टेंस है सिंथेटिक केमिस्ट्री में। तो चाहे मैंडालिक एसिड हो या हमने लैक्टिक एसिड बनाया हो, ये कहाँ से बेटा बनाया हमने साइनोहाइड्रिन से बनाया, तो ये ग्रेट सिंथेटिक यूटिलिटी है किस पर्टिकुलर की, किस चीज की बेटा, सिंथेटिक यूटिलिटी है, ये सिंथेटिक यूटिलिटी है साइनोहाइड्रिन की। हाँ, सो बेटा टिपिकल एग्जांपल्स जो हमारे पास है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अक्रॉस सी डबल बॉन्ड, ओके, इसमें हमने पहला क्या देखा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, जहां से क्या बनी साइनोहाइड्रिन। अब हम ऐड करते हैं एक और रिएजेंट जिसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड जब हम ऐड करते हैं वहां से बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, वो क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस होते हैं। एग्जैक्टली रिएक्शन में क्या होता है वो देखना है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज भी होता है इन एडिशन टू द यूजुअल मैकेनिज्म। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा बेटा, हम अगर कार्बोनिल कंपाउंड पे ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, एक्चुअली ये Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है बेटा। एक रिवर्सिबल रिएक्शन इवेंट में यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है SOHSO3Na आता है यहाँ पे, ये फाइनल कंपाउंड है, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बताते हैं, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट इसको बताते हैं। ये होते हैं क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस, क्या होते हैं बेटा, ये क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आयनिक कंपाउंड्स जैसे NaCl होते हैं। ये वजह है इस बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन को हम यूज करते हैं एज अ टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कार्बोनिल एंड नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि जब आप कार्बोनिल कंपाउंड पे ऐड करोगे वहां पर क्रिस्टलाइन कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाती है नॉन कार्बोनिल कंपाउंड के कंपैरिजन में, तो एक टेस्ट बन गया बेटा ये। इसके बारे में कई सारी बातें हमें सीखनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। सबसे पहले क्या हर कोई कार्बोनिल कंपाउंड ये रिएक्शन दिखाता है, जवाब है नहीं। अनलाइक साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, हर कोई कार्बोनिल कंपाउंड HCl के साथ मिलके साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन करता है बेटा, हर कोई कंपाउंड, लेकिन बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ नहीं मिलता है। उसका रीजन जरूर होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। हकीकत में मिलते कौन है, ऑलमोस्ट सारे एल्डिहाइड्स मिलते हैं और एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स, यानी कि जो हमारे पास एरोमेटिक कीटोन्स है वो मिलेंगे नहीं, है ना बेटा। या अगर हमारे पास नॉन मिथाइल कीटोन्स है, यानी कि जिनमें ग्रुप्स मिथाइल ग्रुप नहीं है, वो भी नहीं मिलेंगे। खाली वो कीटोन्स जिनमें कम से कम एक ग्रुप मिथाइल ग्रुप है वो मिलते हैं। ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ क्या बनाने के लिए, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता दूं, एक थोड़ा सा हट के मैकेनिज्म है। तो क्या हो जाएगा, पहले अटैक ऑफ बाइसल्फाइड and HSO3 negative on carbonyl carbon, मतलब डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव है। हम अटैक बैक साइड से दिखाएंगे, HSO3 नेगेटिव बैक साइड अटैक। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि फ्रंट साइड से इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस का सामना करना पड़ता है, ठीक है बेटा। इमीडिएटली यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा समथिंग लाइक SO3H और यहाँ पे आएगा O नेगेटिव। ये O नेगेटिव कहाँ से आया, बेसिकली ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मुड़ जाएंगे ना ऑक्सीजन की जानिब, कार्बन की वैलेंसी प्रिजर्व करनी है ना, 4 से ज्यादा तो नहीं ना हो सकती है बेटा, 5 कहाँ रख सकते हो। इसके बाद आपको लगता है कि जो रिएक्शन असल में ऊपर Na पॉजिटिव अटैक करेगा, ऐसा नहीं होता बेटा। यानी कि आपको लगेगा अब Na पॉजिटिव तैयार है, वो यहाँ पे अटैक करेगा, नो।
ठीक है बेटा। पहले यहाँ पे एक एडिशनल चीज होता है, उसका नाम है प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या नाम है बेटा उसका? प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर यानी कि H यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा एज H पॉजिटिव, इसके पास चला जाएगा, ये बनेगा OH और ये बनेगा SO3 नेगेटिव, बनेगा ना बेटा? क्या हुआ? व्हाई दिस? प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों हो गया? प्रोटॉन ट्रांसफर का ड्राइविंग फोर्स जो है बेटा वो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ SO3 नेगेटिव एज कम्पेयर टू SO3H। तो इसका ड्राइविंग फोर्स जो है, जो ड्राइविंग फोर्स है इसका वो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किस चीज का? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन SO3 नेगेटिव का। किसके कंपैरिजन में? SO3। अब बेसिकली फाइनली क्या हो जाएगा? जो हमारे पास Na पॉजिटिव है, जो Na पॉजिटिव हमारे पास है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और मिलेगा हमारे को स्पीशीज समथिंग लाइक OH SO3Na। समझते ना, ये है बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमने क्या बताया? खाली दिखाते हैं, ये जो रिएक्शन है ये खाली हो जाती है किससे? एक तो ये एलिफैटिक, एक तो ये एल्डिहाइड्स दिखाते हैं और कौन दिखाते हैं? मिथाइल कीटोन्स, एलिफैटिक मिथाइल कीटोन्स ओनली। इसका मतलब हो गया हमारे पास जो डाइथाइल कीटोन है, बेंजोफिनोन है, एस्टोफिनोन है, वो रिएक्शन दिखाएंगे नहीं। ऐसा क्या वजह है? यहाँ पे मैं बताऊंगा। इसका वजह ये है कि जो बाइसल्फाइड आयन है ना, इसमें जो अटैक कर रहा है ये बल्कि है, ये खुद बेसिकली बल्कि है। यानी कि जो बड़ा ग्रुप अगर पहले कंपाउंड में होगा ना बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा हो गई। ये प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन है। जो बल्कि नेचर है HSO3 नेगेटिव का बेटा, वो एक्चुअली फैक्टर है कि बल्कि जो हमारे पास कंपाउंड्स है उनमें ये रिएक्शन नहीं हो जाएगी। अब आप पर्टिकुलर एग्जांपल अगर आप देखोगे, पर्टिकुलर एग्जांपल सपोज मैं फॉर्मल्डिहाइड से शुरू करता हूं। फॉर्मल्डिहाइड दिखाएगा है ना बेटा? फॉर्मल्डिहाइड में अगर आप ऐड करोगे कंसंट्रेटेड सोडियम बाइसल्फाइड, क्या करोगे? फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो होगा, फाइनल प्रोडक्ट जो बेटा हमारा होगा वो क्या होगा? वो होगा फॉर्मल्डिहाइड बाइसल्फाइड, फॉर्मल्डिहाइड बाइसल्फाइड कंपाउंड। इन एडिशन टू दिस अगर आप बेटा एसिटाल्डिहाइड लोगे, कुछ भी नहीं, बस चेंज करना है, एस्टोन लोगे, लेकिन याद ये रहे जब आप कीटोन्स लोगे खाली मिथाइल कीटोन्स लोगे, है ना बेटा? कोई एरोमेटिक कीटोन नहीं लोगे, इवन इफ अगर वो इवन इफ उसमें मिथाइल ग्रुप भी है, ठीक है बेटा? सो क्या याद हमने रखा? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंट्रेंस पे काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हाट आई सेड ऑल एल्डिहाइड्स शो दिस रिएक्शन, हाउएवर अमंग द कीटोन्स only aliphatic methyl ketones show this reaction, while large ones do not show. The probable explanation is the bulky nature of the bisulfite and therefore the much more steric hindrance। है बेटा? और इस रिएक्शन में एक एडिशनल इवेंट क्या हो गया बेटा? प्रोटॉन ट्रांसफर। उस प्रोटॉन ट्रांसफर का क्या ड्राइविंग फोर्स है? उस प्रोटॉन ट्रांसफर का ड्राइविंग फोर्स है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। एक मजे की बात आपको मैं एंड में बता रहा हूं, ये जो बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स हमें बने ना बेटा, इनको हम वापस डिकम्पोज कर सकते हैं, इनको वापस डिकम्पोज कर सकते हैं पेरेंट एल्डिहाइड्स, पेरेंट कीटोन्स में, पेरेंट एल्डिहाइड्स, पेरेंट कीटोन्स में। ये एक तरीका इसलिए बनता है स्पेशली एल्डिहाइड उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बचाने का। सपोज मेरे पास ये है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड का बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, मुझे वापस को फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? वापस को फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। मैं दिखाऊंगा इसको कैसे फॉर्मल्डिहाइड में वापस कन्वर्ट करेंगे। So you decompose the back, जो फॉर्मल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड है ना बेटा, आपने उसको डिकम्पोज वापस किया। किसमें डिकम्पोज वापस किया? फॉर्मल्डिहाइड में। ये एक तरीका है बेसिकली एल्डिहाइड्स को स्पेशली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बचाने का। इस तरह से आप एसिटाल्डिहाइड को भी वापस कर सकते हो कन्वर्ट। इवन आप बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में अगर आप बेस भी यूज करोगे ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यूज करोगे, तब भी आपको वापस अपना कंपाउंड रिजनरेट हो जाएगा, है ना बेटा? रिजनरेट हो जाएगा। Na2SO3 इस वाले केस में मिलेगा, साथ में मिलेगा बेटा आपको वाटर, ठीक है? इस वाले केस में भी आपने फॉर्मल्डिहाइड वापस हासिल कर दिया, है ना बेटा? तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बताते हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में हम बताते हैं कि जो बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स है, वी कैन डिकम्पोज देम बैक टू द ओरिजिनल एल्डिहाइड और द कीटोन, बट स्पेशली दिस वन इज यूज्ड फॉर द preservation of the aldehydes from the oxidizing agent।
एजेंट्स, है ना बेटा। ये हो गया बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड फॉर्मेशन। बट रिमेंबर कंपाउंड्स लाइक डाइथाइल कीटोन, बेंजोफिनोन, एस्टोफिनोन विल नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस वेरी रिएक्शन। सो बेटा हमारे पास एक और एग्जांपल जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अक्रॉस सी डबल बॉन्ड, वो है एडिशन ऑफ द अल्कोहल्स, किस पे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे, और वहां पे खास कंपाउंड्स बनते हैं जिनका नाम है एसिटाल्स एंड कीटल्स, तभी तो एसिटाइल एंड कीटल फॉर्मेशन। इस रिएक्शन में याद रखिएगा इसमें क्या चीज होता है, इसमें हम ड्राई HCl करते हैं यूज एज ए कैटालिस्ट, ड्राई HCl गैस यूज करते हैं एज ए कैटालिस्ट। समझ सकते हैं आप कि इसका कनेक्शन है बेसिकली एसिड कैटालिसिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ, है ना बेटा। जो ड्राई HCl गैस इस रिएक्शन में हम यूज करते हैं, आप देखेंगे ये आगे क्या करके देगा। ये बेसिकली एक एग्जांपल है ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन की, ठीक है बेटा। पहले रफ्तार रिएक्शन की कम होती है, फिर रिएक्शन बढ़ती है। ये ड्राई HCl एक्चुअली रिएक्शन सिस्टम में क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, एक हाइग्रोस्कोपिक सबस्टेंस है बेटा, फिर प्रोटोनेशन में मदद करता है, तब जाके रिएक्शन की फर्दर स्पीड को, रफ्तार को ये बढ़ाता है। यानी कि पहले अगर कम स्पीड है, उसके बाद पर्टिकुलर इवेंट की वजह से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती है बेटा, ऐसी रिएक्शंस को ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस बताते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले क्या हो जाता है बेटा, एल्डिहाइड्स पे अगर हम देखेंगे, एल्डिहाइड्स पे ऐड हो जाते हैं अल्कोहल्स, पहले मिलते हैं हेमीएस्टर्स। हेमीएस्टर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक इथर ग्रुप भी होता है, अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, लेकिन वो अनस्टेबल होते हैं बेटा। उसके बाद उनमें एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, वहां से बनते हैं स्टेबल एसिटाल्स। एसिटाल्स जो होते हैं वो जिमिनल डाइअल्कोक्सिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जिमिनल डाइअल्कोक्सिक कंपाउंड है, लेकिन में दो इथर ग्रुप्स होते हैं बेटा। और इस रिएक्शन की मजे की बात है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो हमें एस्टल और एस्टल एंड में मिलता है ना बेटा, इसको भी हम डिकम्पोज बैक कर सकते हैं पेरेंट एल्डिहाइड में, या बेसिकली जो भी जरूरत हो, जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास हो, ठीक है बेटा। वो मैं आपको दिखाऊंगा रिएक्शंस के थ्रू। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। इस पे क्या ऐड करेंगे, अल्कोहल, अल्कोहल ऐड करेंगे। OH में लिख रहा हूं, मे बी R और R एक जैसा ना हो या कंफ्यूजिंग हो, ठीक है बेटा। एक रिवर्सिबल रिएक्शन एक्चुअली होती है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इमीडिएटली क्या बनता है बेटा, इमीडिएटली बनेगा एक ऐसा कंपाउंड OH एंड OR डैश। ये हेमीएस्टल, हेमी फॉर हाफ। हेमीएस्टल में क्या चीज होता है, इसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप भी है और एक अल्कोक्सिक ग्रुप भी है। यहाँ पे इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से बेटा ये अनस्टेबल है ये, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, इसमें एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल जो रिएक्शन वेसल में मौजूद है वो मिलता है, तो बन जाता है फाइनली क्या बन जाता है, फाइनली बन जाता है एक एसिटल, साथ में मिलता है वाटर। एसिटल, व्हाट इज एसिटल? एसिटल क्या बेटा, अब देखो इसमें दो इथर ग्रुप्स है एक ही कार्बन पे। ऐसे वक्त पे हम यूज करते हैं जिमिनल डाई अल्कोक्सिक कंपाउंड। जिमिनल डाइअल्कोक्सिक कंपाउंड है ये। कौन बेटा, ये एसिटल हमारे पास जो है एक जिमिनल डाइअल्कोक्सिक कंपाउंड है। तो क्या देखा आपने देखा पहले हेमिस्टल बना, फिर उसके बाद एसिटल बना। लेकिन इस रिएक्शन में मुझे कुछ बात आपको बतानी है। जब ये वाटर में बाय प्रोडक्ट मिलता है ना बेटा, ये एक्चुअली ड्राई HCl को डिसॉल्व करता है। ड्राई HCl जो है ना बेटा, ये प्रोटॉन लिबरेट करता है H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव बेसिकली इस वाले कार्बोनिल ग्रुप जो हमारे पास रिएक्शन वेसल में करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, उनको प्रोटोनेट कर देता है। क्या करता है, प्रोटोनेट, यानी कि एसिड कैटालिसिस मैकेनिज्म, उससे रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती है। यानी कि पहले ज्यादा रफ्तार नहीं थी रिएक्शन की, अगले इवेंट में रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन है। बात बेटा समझ में आना, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप एल्डिहाइड्स लोगे तो क्या बनेंगे, एसिटल्स। अब मर्जी है आपकी, आप बेसिकली यहाँ पे R का क्या वैल्यू सबस्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे R का क्या वैल्यू सबस्टिट्यूट करोगे। लेकिन एक बात बेटा याद रखिए, यहाँ पे अगर आप इस रिएक्शन में कीटोन्स को यूज करोगे, कीटोन में एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐड करोगे बेटा, वो नहीं बनाते हैं क्या, कीटोन्स। कीटोन्स एक्चुअली डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ मिलते हैं और वो बनाते हैं वहां पे साइक्लिक कीटोन्स। सो व्हाट आई सेड, आई एम टेलिंग यू, कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद monohydric alcohols. Instead, they react with the dihydric alcohols like ethylene glycol to form a cyclic ketones. I'll be showing you a reaction. जैसे मेरे पास एसीटोन है मेरे पास, ये कीटोन है। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जैसे इथेनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा रिएक्ट एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, CH2OH है ये, CH2OH।
इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है बेटा, उसी ड्राई HCl की मौजूदगी में ड्राई HCl यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा और इमीडिएटली बनेगा एक साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन। बेटा ये एक साइक्लिक कीटल है। क्या ये साइक्लिक कीटल, इनको हम ऑक्सोलेन्स भी बताते हैं। ठीक है, इवन इनफैक्ट हकीकत तो ये है कि अगर आप डायहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐड करोगे ना किन पे, एल्डिहाइड्स पे, इन प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट कॉल्ड एज पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, वहां पे भी साइक्लिक एस्टर्स बनेंगी जो आप नीट में JEE में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी जो ये रिएक्शन है एस्टर एंड कीटल फॉर्मेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। इवन अगर आप चाहोगे एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, एडिशन ऑफ व्हाट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अक्रॉस C डबल बॉन्ड है, वो है किस चीज की, ग्रिग्नॉट रिएजेंट की, लेकिन वो हमने अल्कोहल में करी हुई है। याद होगा आपको जब हमने एल्डिहाइड्स कीटोन्स पे ऐड किया था ग्रिग्नॉट रिएजेंट, वहां पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना था, उसको फिर हमने डिकम्पोज किया था बेटा अल्कोहल हासिल करने के लिए। ये मसगर मेम्ब्रेन, वहां पे मैंने आपको बताया है फॉर्मल्डिहाइड देता है प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड्स देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स, जब कीटोन्स देते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स। विद दिस वी फिनिश द फर्स्ट रिएक्शन of what aldehydes and ketones. What was the first reaction? Nucleophilic additions across C double bond O, and our next reaction will be nucleophilic additions across C double bond O, followed by the elimination of water molecule, replacement of the carbon and oxygen. Thank you.